Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to understand about CRISPR 3.0, the largest suite of genome and transcriptome engineering tools, that go beyond cutting DNA. So this is an emerging trend. CRISPR, we all know, it is present, it is there in the market since I think 2007. But CRISPR 3.0 is a technological advancement in the CRISPR technology. So it has developed to an extent that we can now make changes in minute sequences of the DNA to a single letter. So it has like developed to a very high extent. So let's understand it in a better way. But before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comments section. Okay, so let's get started. Let's understand what is CRISPR 3.0. See, quick refresher I have included in here. So the classic CRISPR-Cas9 system, the conventional technique, the classic CRISPR-Cas9 system uses a guide RNA that directs Cas9 to a complementary DNA sequence next to a PAM, right? इस तरीके से अभी तक पैम इज पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. तो अभी तक जो हमारा क्रिस्पर है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी वी हैव राइट नाउ अवेलेबल विद अस, वो किस तरीके से काम करती है. क्लासिक क्रिस्पर Cas9 सिस्टम कैसे काम करता है. एक गाइड आरएनए होता है, वो गाइड आरएनए गाइड करता है एंड वो Cas9 को डायरेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस पे. जो सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है वहां पर वो Cas9 को लेके जाता है आरएनए सीक्वेंस नेक्स्ट टू अ पैलिंड्रोमिक, जहां शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होते हैं उसके पास में. सो before understanding all of these things, you have to understand what is the full form of CRISPR. So it is clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. जो क्लस्टर्ड रेगुलर क्लस्टर्स में ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं. वहां पर जाकर डीएनए सीक्वेंसेस को ले जाना होता है बिकॉज वहां पे एडिटिंग की जाती है मेनली, राइट. सो Cas9 क्या करती है, इट मेक्स अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक. Cas9 डबल स्ट्रैंड ब्रेक करती है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ देती है, कट कर देती है. देन सेल उसको रिपेयर करता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग से. नॉन होमोलोगस मेथड जो होता है उससे वो सेल जो है उसे रिपेयर करता है, जिसकी वजह से कहीं इंसर्शंस और डिलीशंस डीएनए सीक्वेंस में होते हैं, या फिर वो उसे होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर मेथड से रिपेयर करता है, जहां पर अगर टेम्पलेट रिपेयर टेम्पलेट ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है. तो ये हमारा था CRISPR 1.0, जहाँ पे हम इस तरीके से डील करते थे, जहाँ पर हमने देखा कि CRISPR 1.0 बेसिकली था कि हम उसे किस तरीके से Cas9 सिस्टम को वहाँ लेके जाएं डीएनए सीक्वेंस पे, कैसे उसे एडिट करें. अब उसका बाद जो एडिट करने के बाद का जो काम है उसको रिपेयर करने का, वो काम सेल मशीनरी करती थी. सेल मशीनरी उसको रिपेयर करेगी बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स दैट आई मेंशन. एंड फिर उसकी वजह से बिकॉज अभी उसमें काफ़ी कटिंग, एडिटिंग ये सब होती थी, तो बहुत ज़्यादा इंसर्शन डिलीशन होता था, म्यूटेशंस कॉज करने के या होने के चांसेस रहते थे. ओके, नाउ why why was there a need to move beyond DSBs? Why was there a need to move beyond CRISPR 1.0? DSBs क्या होते हैं? So DSBs आप powerful CRISPR 1.0 है, that is a very powerful, there was a very powerful technology in itself. लेकिन उस टेक्नोलॉजी के कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस थे, ड्रॉबैक्स थे, जो कि मैंने आपको अभी बताए. अभी उन ड्रॉबैक्स को जो रिस्क थी कि डिलीशन या इंसर्शन की, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की जो रिस्क थी, लिमिट्स थी प्रिसाइज सिंगल बेस चेंजेस पे, वो सब रिस्क की वजह से हमें ऐसे मेथड की ज़रूरत थी जहाँ पर ये रिस्क को हम मिटिगेट कर सकें, जहाँ पर इस रिस्क को हम सॉल्व करके, केटर करके हम आगे बढ़ सकें. तो इसीलिए हमने उस पर रिसर्च की. सो I'll give you an example to make you all understand. So see, if
if we have a DNA sequence and if you want to just remove a single pathogenic base, आपको पता है कि यहाँ पर वो पैथोजन डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये म्यूटेशन है and you just want to delete that particular sequence. So if you want to delete that particular sequence, you have to do the entire procedure of starting with the CRISPR-Cas9 system to delete that particular sequence or to delete the particular ATGC sequence, any sequence for that matter. आपको वो पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा उसके लिए, उस एक म्यूटेशन को डिलीट करने के लिए. Although I'm not saying that mutation is not going to account for a major change in the body, but then एक लेटर आपको जस्ट चेंज करना है, उसके लिए आपको इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ रहा है. ये सब चीज़ों की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाज नीडेड. So that's how we got our hands on CRISPR 2.0. CRISPR 2.0 जब आया तो उसने एरर्स को कम किया, कुछ एरर्स कम हो गए, बहुत सारी एफिशिएंसी बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई CRISPR टेक्नोलॉजी की. सो वो CRISPR 2.0 ने किया. देन CRISPR 3.0 आया, विच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड मैकेनिज्म वी हैव. CRISPR 3.0 बहुत सारी चीज़ों के लिए अलाउ करता है. It allows for base editing, it allows for prime editing. So ये सब technological advancements के वजह से ही हो पाया है. Okay, moving forward, evolution of CRISPR. As I told you, CRISPR 1.0 basic gene editing थी with Cas9. CRISPR 2.0 advanced target हम कर पाए, off target reduction कम हुआ, हमने वो ऑफ टारगेट रिडक्शन नहीं करना पड़ा हमें. CRISPR 3.0 की मदद से यू कैन एडिट द बेस, यू कैन एडिट द प्राइम, एपिजेनेटिक एडिटिंग हो सकती है, एंड एक्सपैंडिंग टूल बॉक्स बियॉन्ड DNA कटिंग. नाउ वी हैव ऑल्सो गॉट आवर हैंड्स ऑन टूल बॉक्स को. हम DNA कटिंग, DNA को हम कट कर रहे हैं, DNA की जगह हम क्या और कोई सीक्वेंस को कट कर सकते हैं क्या हम RNA के सीक्वेंस को कट कर सकते हैं क्या? वहां पर भी हमने रिसर्च की एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल डूइंग दैट. सो वी विल स्टार्ट विद बेस एडिटिंग फर्स्ट. लाइक व्हाट इज बेस एडिटिंग, for that matter. What is CRISPR 3.0? I have already explained that it is a next generation of CRISPR technology. It moves beyond simple double strand DNA breaks. So जो simple Cas9 system CRISPR 1.0 में होता था, वो उससे बहुत एडवांस वर्जन है ये. इसमें हम बेस एडिटिंग, प्राइम एडिटिंग, एपिजेनेटिक एडिटिंग कर सकते हैं. Now what is base editing? So see, बेस एडिटिंग में क्या होता है, जो बेस एडिटर्स होते हैं, they fuse a catalytically impaired Cas protein. Cas protein को फ्यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड डीएमिनेज से, एंजाइम से, न्यूक्लियोटाइड डीएमिनेज से फ्यूज करवाते हैं Cas protein को. तो नाउ दैट द कॉम्प्लेक्स, इंस्टेड ऑफ कटिंग बोथ DNA स्ट्रैंड, वो उसको केमिकली कन्वर्ट करती है वन बेस इनटू अनदर इन ए शॉर्ट एडिटिंग विंडो. एक बेस को दूसरे बेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है, चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है. नाउ देयर आर टू मेन टाइप. साइटोसिन बेस एडिटर्स हो सकते हैं जो C को T में या G को A में कन्वर्ट करेंगे, या एडेनाइन बेस एडिटर्स हो सकते हैं जो A को G में और T को C में करेंगे. नाउ अंडरस्टूड. Cas प्रोटीन है, स्पेसिफिक Cas प्रोटीन है, और बेस एडिटर्स है. नाउ बेस एडिटर्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं Cas9 प्रोटीन को न्यूक्लियोटाइड डीएमिनेज एंजाइम के साथ. जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, सो नाउ दो तरीके के बेस एडिटर्स होते हैं. वन इज साइटोसिन बेस एडिटर्स जो C को T में कन्वर्ट कर सकता है एंड G को A में कन्वर्ट कर सकता है. एंड देयर आर एडेनाइन बेस एडिटर्स जो A को G में कन्वर्ट कर सकता है या T को C में कन्वर्ट कर सकता है. इसकी वजह से हम पॉइंट म्यूटेशंस जो आ जाते हैं, एक सिंगल बेस पेयर में जो चेंज रहता है, उसको हम केटर कर सकते हैं, उसे हम सही कर सकते हैं. साइटोसिन बेस एडिटर्स एपोबैक डीएमिनेज एंजाइम होती है, उसको यूज करते हैं, एपोबैक डीएमिनेज एंजाइम, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन. So it fuses with the N-Cas9 system, nick on one strand बोलते हैं उसको, nick on one strand. तो उसके साथ वो फ्यूज करती है एंड जो C है वो डीएमिनेटेड हो जाता है to U, and the cells repairs machinery converts the U into T. Understood? C U में कन्वर्ट होगा एंड फिर U जो है वो सेल रिपेयर मशीनरी, जो हमारी बॉडी की रिपेयर मशीनरी होती है, वो U को T में कन्वर्ट कर देता है. सो बेसिकली C T में कन्वर्ट हो रहा है इन दी एंड. ठीक है.
एडेनाइन बेस एडिटर्स ऑन दी अदर हैंड, उसमें टीआरएनए एडेनाइन डीएमिनेजेस होती है एंजाइम के लिए, वो कैस निकेज उनके पास होता है, तो कैस निकेज को वो फ्यूज करवाते हैं विद दी एंजाइम, उससे वो कन्वर्ट कर सकते हैं ए टू आई, ए को आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, रीड एज जी बाय पॉलीमरेजेस। तो पॉलीमरेजेस एंजाइम जो होती है उसको जी रीड करती है, वो ए को आई में कन्वर्ट करता है बट उसे जी रीड किया जाता है बाय दी पॉलीमरेजेस एंजाइम्स। नाउ एडिटिंग विंडो कितनी देर की होती है? सी टिपिकली अ स्पैन ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स रिलेटिव टू द गाइड। सिर्फ इतनी ही जल्दी की 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स को वो चेंज कर पाए, इतना फटाफट वो काम खत्म हो जाता है। एंड इतने शॉर्ट सीक्वेंस में आप जाकर एडिट कर सकते हो। सो you know, it is indeed a very important technique which we have got, but there are some limitations to this, like certain transitions like C to T and E to G, they are straightforward, you know, transversions जो होते हैं A to T are harder to do। कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लाइक ट्रांजिशंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जैसे C को आपको T में कन्वर्ट करना है या A को G में कन्वर्ट करना है, दे आर वेरी इजी टू डू इट। बट कुछ ट्रांसवर्जन्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, अगर आपको ए को टी में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत हार्ड होता है। सो देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ टारगेट डीएमिनेशन, कम से कभी कभी देखा जाता है या कभी कभी हो जाता है। एंड so these are some of the disadvantages. Now moving forward to prime editing। prime editing क्या है? prime editing को search and replace method भी बोलते हैं या search and replace approach भी बोला जाता है। So with this approach, you know, installation of any base substitution, small insertions, small deletions, ये किए जा सकते हैं विदाउट डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक ना करके स्मॉल हमें सीक्वेंस को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या फिर कोई बेस को हमें सब्सटीट्यूट करना है अंदर, तो वो हम बिना डीएनए को कट किए, बिना डबल स्ट्रैंड ब्रेक किए हम इजीली कर सकते हैं। उसमें Cas9 निकेज यूज किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ उसे फ्यूज करवाया जाता है, एंड a specialized guide RNA called PEG RNA वो भी यूज करते हैं, उसको हम फ्यूज करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है। PEG RNA एनकोड करता है you know the desired edit as an RT template। so RT template जो होता है उसमें RT टेम्पलेट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टेम्पलेट को यूज करके वो उसको कन्वर्ट करता है जो भी सीक्वेंस आपको कन्वर्ट करना है। सो Cas9 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्लस PEG RNA ये टारगेट को बाइंड करता है, जो भी टारगेट आपका है, जैसे भी आपको जो चेंजेस करने हैं। नाउ देन Cas9 जो होता है वो उस पैलिंड्रोमिक रिपीट जो पैलिंड्रोमिक रिपीट कंटेनिंग स्ट्रैंड है उसको कट कर देता है। उसको कट करने के बाद जो 3' एंड है which is produced by the Nic primes reverse transcription from the PEG RNA RT template, तो वो क्या करता है, वो उसको कॉपी कर देता है into the edited sequences into the genomic DNA में इसको एडिट कर देता है, इंटीग्रेट कर देते हैं। सेल्यूलर फ्लैप एंड मिसमैच रिपेयर, ये पाथवेज उसको आपस में फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। सो दैट्स हाउ दिस इज डन। आई रिपीट, कॉम्प्लेक्स बनता है Cas9 RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और PEG RNA का। सो जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है दे बाइंड द टारगेट, एंड Cas9 क्या करता है, पैलिंड्रोमिक रिपीट जिस स्ट्रैंड पे है उसे कट कर देता है। 3' एंड जो प्रोड्यूस हुआ निक प्राइम्स से, सो वो क्या करता है, उसे कॉपी कर देता है, यू नो जो भी हमें एडिट करना है सीक्वेंस, मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस को सब्सटीट्यूट करना है तो वो उसको वहाँ एडिट कर देता है 3' एंड पे इनटू द जीनोमिक डीएनए, और फिर उसके बाद जो सेल्यूलर फ्लैप एंड मिसमैच रिपेयर पाथवेज हैं वो उसको जोड़ देते हैं आपस में। सो दैट इज हाउ दिस इज डन। ओके, जो भी मैंने सीक्वेंस डाला और जिसमें डाला उन दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। नाउ epigenetic editing and transcriptional CRISPR editors. I have already made a very detailed video on epigenetic editing, so if you want I'll put a link in the description box below, but here I am explaining you know the overview of it. So CRISPR3 में Cas9 based modulators होते हैं that can change the gene expression without altering the DNA sequence. Epigenetic editing basically on and switching off of gene होता है, हम जीन को switch on कर सकते हैं, switch off कर सकते हैं, जो कि हमारे
बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है, बट इट कैन बी डन अपने मर्जी से. हमें अगर कोई जीन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कराना है, कहीं सर्टेन म्यूटेशंस रहते हैं, कुछ वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इट कैन बी डन विद दिस मेथड. बिना डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर किए हुए इट इज पॉसिबल टू स्विच ऑन एंड ऑफ द जीन सीक्वेंस. तो उसमें उसे हम एपिजेनेटिक एडिटिंग बोलते हैं, और उसमें हमें CRISPR 3.0 हेल्प करते हैं. सो देयर आर रिप्रेसर्स जो होते हैं वो स्विच ऑफ करने का काम करते हैं. दे डिक्रीज हेट्रोक्रोमेटिन फैक्टर्स टू साइलेंस अ पर्टिकुलर लोकाई और लोकस. एक्टिवेटर्स होते हैं, देयर आर एक्टिवेटर्स जैसे Cas9 P300 P300 which can increase the transcription. there are epigenetic modifiers as well जो फ्यूज करते हैं. Cas9 फ्यूज करता है टू DNMT38 मिथाइल ट्रांसफेरेज या TET डीमिथाइलेज डीएनए मिथाइलेशन के बाद, एंड वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जहां मॉडिफिकेशन की जरूरत है वहां पे. Okay, now there is this one more technology, RNA targeting CRISPR. RNA targeting CRISPR या हम इसे Cas13 RNA editing भी बोल सकते हैं. तो सी जितने भी CRISPRs हैं वो DNA को edit करते थे, but with this technology we can edit the RNA as well. Cas13 जो है वो RNA को target करती है, वो RNA को ये करती है, डील करती है RNA के साथ. So it can be used to knock down transcripts, एडिट RNA बेसिस. डायग्नोस्टिक्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, बिकॉज RNA एडिट्स आर ट्रांजिएंट. सो Cas13 बेस्ड स्ट्रेटेजीज को यूज किया जा सकता है रिवर्सिबल मॉड्यूलेशन के लिए, एंड उसके थ्रू हम टारगेट कर सकते हैं उसको. As we increase the precision, researchers are engineering high fidelity Cas variants and techniques to reduce the off target edits. ऑफ टारगेट एडिट ना हो और हम बिल्कुल जो टारगेट मॉडिफिकेशन है उसमें सक्सेसफुल हो, इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट Cas systems are already in the research. Okay, SP-Cas9 HF1, HiPA-Cas9, truncated guides, paired nicases, transient RNP delivery, ये सब अभी रिसर्च में चल रहा है. So these are high fidelity variants of Cas9 जो बहुत ही स्ट्रिक्ट या बहुत ही सेंसिटिव, अगर आपको कहीं कुछ चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वो भी करने के लिए पॉसिबल है उसके मदद से. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, राइट? if you want to take a screenshot or something. So now I think you have understood it as of now. See, delivery is often the bottleneck. Key strategies: ex vivo editing of cells followed by reinfusion and in vivo delivery directly into the tissues. Delivery vehicles, हमको delivery कैसे करनी है, that is also one of the most important part of this. Now, what are the applications? It can help in correcting the mutations. It can treat genetic disorder like sickle cell anemia, muscular dystrophy. Agricultural biotech में बहुत मदद आ सकती है. Climate resilient and nutritious crops बनाई जा सकती है with the help of this technology. Synthetic biology तो definitely play a role in here. In engineering microbes for medicines and fuels. Cancer immunotherapy and infectious disease treatment भी with this application it is also possible somewhere. Okay, now what are the advantages of CRISPR 3.0? Very high precision देती है. Off target effects कम होते ही जा रहे हैं with the technological advancement. It expands editing possibilities beyond double strand breaks. Double strand breaks के से तो बहुत आगे हमारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है. इट अलाउज फॉर रिवर्सिबल एंड ट्यूनेबल जेनेटिक मॉडिफिकेशंस. रिवर्सिबल होते हैं बिकॉज आप बेस पेयर में कर रहे हो, आप एक छोटे से पॉइंट म्यूटेशन में चेंज कर रहे हो या छोटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसमें चेंज. So they are reversible and tunable definitely, and it has the potential to treat previously untreatable genetic conditions which we do not have the treatment for or the cure for. Okay. Now, what are the challenges and ethical concerns? So see, with the benefits comes the challenges, right? Because it has so much of technology incorporated in it, and it is helping in so many fields, so many applications. It has vast potential, so definitely it is going to have some challenges.
So it has challenges, as I said, delivery into human cells and tissues remains a complex task. हम किस तरीके से डिलीवरी करें ex vivo in vivo, हम किस तरीके से उसे efficiently deliver कर सकते हैं, and if it is going to be okay, हम उसे लिपिड नैनो पार्टिकल में कोट करके डिलीवर करवाएं, या किस तरीके से हम हाउ कैन वी अचीव अ गुड डिलीवरी इनटू ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यूज. रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड एडिट्स स्टिल एग्जिस्ट. मैंने आपको बताया ऑफ टारगेट हम अभी भी विद दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑफ टारगेट इफेक्ट्स देखते हैं. एथिकल इश्यूज डेफिनेटली हैं, जर्मलाइन एडिटिंग, डिजाइनर बेबीज, इक्विटी ऑफ एक्सेस, ये सब चीज़ों में ना यूज हो ये टेक्नोलॉजी, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. बिकॉज बेबीज नीड टू बी नेचुरल इन नेचुरल फॉर्म, क्योंकि उन सब से क्या होगा, डिजीजेस कॉज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा. एंड the the wanting of a perfect baby or the perfect child will definitely can lead to concerns or misconceptions in the society. Regulatory frameworks evolve हो रहे हैं, so in the upcoming years we can definitely hope कि बहुत ज़्यादा effect आने की वजह से we can definitely see कि कुछ बदलाव आ जाए. सी क्लिनिकल ट्रांसलेशन इज प्रोग्रेसिंग फास्टेस्ट for ex vivo therapies where patient cells are edited outside the body, validated and reinfused. उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि CRISPR को हम टेक्नोलॉजी को उतना एडवांसमेंट लाएं कि हम सेल को बाहर निकालें, हम उसमें जो भी हमें इन्फ्यूज करना है हम करें, एंड देन वी कैन put it back into the system. So उस तरीके से it is still in the research. There are examples, CRISPR mediated editing of blood stem cells to reactivate fetal hemoglobin for sickle cell disease. अगर sickle cell disease है तो beta thalassemia है, these are all genetic disorders. तो उनको treat करना है तो we can target in this way. तो वो सब चीज़ें चल रही हैं. There are research is going on. We need a very robust safety because तभी हम जाके incorporate कर सकते हैं this technology into the other. Now what is the future of CRISPR 3.0? So we are expecting continued improvement in delivery, combination approaches, and that pair editing with cell engineering, improvements in editor specificity and size. We are definitely hoping to see some changes in vivo based editing clinical efforts, and integration of artificial intelligence to design guides and predict off targets. Okay, we are also hoping to develop potential cure for many inherited disorders. Now a quick recap: CRISPR 3.0 is transforming the biotechnology and medicine industry. It offers unprecedented precision in genome editing. Challenges definitely are there, but research is advancing rapidly, and the future holds promise for disease cures and global impact. Okay, so thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed the video. I hope you had a good understanding of everything, but if you have any doubts, please do ask me in the comment section below. And yeah, thank you so much for tuning in. I'll be back with more such videos. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. Thank you. Bye bye, take care.